नमस्कार दर्शकों, चुनावों के गलियारे से विशेष कार्यक्रम में जहां आज हम आ पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर बिलासपुर में। ऐतिहासिक शहर बिलासपुर और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो सुप्रसिद्ध लुहणू मैदान है। लोकसभा चुनाव, आम चुनाव जहां सरगर्मियां लगातार तेज हो गई है, तो वहीं इन चुनावों के लिए आम जनता में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। महापर्व के तौर पर ये लोकसभा चुनाव और राज्यसभा और या फिर ये कहा जाए कि विधानसभा के जो भी चुनाव हैं जहां आम जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, तो वहीं आज बात भी इसी के संदर्भ में की जाएगी। और जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रणधीर शर्मा जी। रणधीर शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। सबसे पहले तो जिस मैदान में हम मौजूद हैं इसकी खासियत आपके ही शब्दों से जानना चाहेंगे। ये देखिए, ये वैसे तो सारा लुहणू मैदान पुराना बिलासपुर शहर यहाँ होता था और भाखड़ा बांध बनने से जो शहर को विस्थापित होना पड़ा, इसलिए जो ये बाकी का ग्राउंड बचा है, आधा ग्राउंड तो पानी में चला जाता है, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने खेल परिसर के रूप में विकसित किया है। तो इंडोर स्टेडियम भी यहाँ पर है, हॉकी का ग्राउंड भी यहाँ पर है और उसी तरह से एथलेटिक्स के लिए भी जो है वो ग्राउंड अलग से बनाया गया है। और यहाँ पर ये जहाँ जिस मैदान में हम बैठे हैं, ये क्रिकेट का ग्राउंड है। जो जब हमारे जो सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, वो HPCA के अध्यक्ष होते थे, तो उन्होंने नौजवानों के लिए ये क्रिकेट का एक बहुत ही सुंदर स्टेडियम बनाकर बिलासपुर की जनता को दिया था। और उसके बाद इसमें लगातार जो है खिलाड़ी और रणजी ट्रॉफी के मैच सब होते हैं। और यही नहीं, अनुराग ठाकुर जी ने धर्मशाला में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान बनाया है और लगभग हर ज़िले में ऐसे स्टेडियम बना कर दिए हैं। ये हमारे युवाओं के लिए पूरा लुहणू जो खेल परिसर है, ये एक खेल गतिविधियों का केंद्र बना है जी, जिसमें अनुराग ठाकुर जी का पूरा योगदान है जी। निसंदेह जहां इस वक्त हम मौजूद हैं लुहणू खेल मैदान में हम मौजूद हैं और जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होने पर इतना खुला मैदान मुहैया कर पाना युवाओं के लिए निश्चित तौर पर काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, आम चुनाव, नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक के तौर पर हैं और आम जनता द्वारा चुने हुए का प्रतिनिधित्व करते हैं। काफ़ी जिम्मेदारियां आप पर रहती होंगी और किस तरीके से जो वो जिम्मेदारियां हैं जो आम चुनाव या फिर आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के तौर पर आपको मिलती है, कैसे आप उनसे जो है निपटते हैं या फिर उस दिशा में कार्यशैली अपनाते हैं? ये देखिए, जहाँ तक आम चुनाव की बात को लेकर जनता में उत्साह की बात है, निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव के लिए जनता बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। और उत्साह का कारण हमारे केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर जनता इतनी प्रभावित है कि वो तीसरी बार उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उन्होंने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के काम किए हैं, जिस तरह से हमारे श्रद्धा के केंद्र विकसित किए हैं और जिस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन सब से लोग जो हैं वो प्रभावित हैं और जनता उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस चुनाव का इंतज़ार कर रही है। ऊपर से हमारे जो सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हैं, वो केंद्र से जो भी योजनाएं उनका लाभ मिले, केंद्र सरकार से हमारे न केवल नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र बल्कि समूचे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश को विकास के नए नए प्रोजेक्ट मिले, उसके लिए अपना योगदान तो देते ही हैं और साथ ही वो अनेक और गतिविधियां व्यक्तिगत स्तर पर चलाते हैं जिनसे समाज उनके साथ निरंतर जुड़ा रहता है। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता के मन में जहां मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार बनाने के लिए उत्साह है, वहीं अनुराग ठाकुर जी को 5वीं बार संसद में भेजने के लिए भी पूरा ही उत्साह है जी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आपका विधानसभा क्षेत्र भी आता है और जहां हम मौजूद हैं ये क्षेत्र भी आता है। विकास के कार्यों को व्यावहारिकता से समझना चाहें तो किस संदर्भ में आप समझाना चाहेंगे?
नहीं, देखिए, अगर विकास के कामों की बात की जाए तो जो केंद्र सरकार से हमारे विधानसभा क्षेत्र, तो मैं कह सकता हूँ बहुत नए आयाम जो हैं वो जुड़े हैं। आप देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत पूरे देश में ग्रामीण सड़कों को बनाने के काम शुरू हुए। और मैं अगर उस विषय में बात करना चाहूँ तो हमारे इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहले और दूसरे चरण में 29 सड़कों को लगभग 54 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। और उसके बाद अभी फेज़ 3 में 5 सड़कों को जो अपग्रेड करने के लिए अलग से 57.5 करोड़ के लगभग मंजूर हुए हैं। तो लगभग 112 करोड़ रुपए एक ही विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खर्च होते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन अभियान चलाया, देश के हर घर को नल का देंगे। और उस अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 9 लाख नए कनेक्शन जो है जल जीवन मिशन के तहत हुए। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में भी 9,700 के लगभग 9700 नए जो है नल के लगे हैं, कनेक्शन दिए हैं। और कोई 34 करोड़ 52 लाख रुपए जो स्कीमों को स्ट्रेंथन करने के लिए, सोर्स स्ट्रेंथन करेंगे, अलग से खर्च हुए। पूरा का पूरा केंद्र सरकार का योगदान है। इसी तरह से 3 बड़े प्रोजेक्ट मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। आप देखेंगे, अगर आप चंडीगढ़ साइड से आए होंगे, अगर नहीं आए तो जाएं ज़रूर, तो आप देखेंगे कीरतपुर से 4 लेन बना है। कीरतपुर पंजाब में है और उसके बाद हिमाचल एंटर होता है तो मेरा ही विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है। कायाकल्प हो गया, हमारे कैंची मोड़ से टनल बनी और आगे 4 लेन, फिर टनल। आप देखेंगे अभी जो प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, 4700 करोड़ रुपए इस 4 लेन पर कीरतपुर से सुंदरनगर नेरचौक तक खर्च हुए हैं। और उसका लाभ क्या है, 38 किलोमीटर दूरी कम हो गई। और अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बिलासपुर तक ही 26 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। जहां हमें जो है कीरतपुर से बिलासपुर आने को जो है 2 घंटे लगते थे, वो मात्र अब आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं। डीजल भी कम होता है, तेल भी कम खर्च होता है, समय भी बचता है और पर्यावरण ही भी शुद्ध हुआ है। तो ऐसे एक अनेक लाभ देने वाला ये 4 लेन प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ हिमाचल के लिए बहुत बड़ी देन है। और इसको करवाने में अनुराग ठाकुर जी का योगदान है। हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, उन्होंने तो पूरे देश में ही सड़कों का कायाकल्प किया है और हिमाचल भी उससे अछूता नहीं है। अभी दूसरे चरण में अभी जो शिमला को 4 लेन जाना है कांगड़ा से, वो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र का कुछ पोर्शन आएगा। तो वो भी 17 किलोमीटर का भूमि पूजन हो गया, शिलान्यास हो गया, वो भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप रेलवे की बात करेंगे, मैं स्कूल में पढ़ता था, आज से आप लगभग बोल सकते हैं कि 45 साल पहले भनुपली बरमाना रेलवे लाइन की चर्चा होती थी। सरकारें आई गई, किसी सरकार ने बजट नहीं दिया। 2014 में इस रेलवे योजना को बजट में स्थान मिला, पैसा मिलना शुरू हुआ। और 2014 के बाद आप देखेंगे अभी तक इस जो प्रोजेक्ट पर लगभग 4,900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लैंड एक्विजिशन हुई है 1200 करोड़ के लगभग की, बाकी जो है कंस्ट्रक्शन पर टनल्स बन गई हैं, बन रही हैं, ट्रैक का काम चल रहा है। और इसमें ये सारा पैसा जो है केंद्र सरकार खर्च कर रही है। स्टेट को उसमें ज़मीन उपलब्ध करवा कर देनी है और 25% शेयर देना है। तो अभी तक जब तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो ज़मीन भी मुहैया करवाती रही, स्टेट शेयर भी देती रही। लगभग 800-850 करोड़ के लगभग स्टेट ने आज तक कंट्रीब्यूट किया है। परंतु मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, जो हमारी वर्तमान प्रदेश सरकार है, जब से ये सत्ता में आई है तो स्टेट शेयर बंद हो गया। 1200 करोड़ के लगभग देनदारी अभी प्रदेश सरकार की है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिली है। और अगर यही हालात रहे तो कहीं इस प्रोजेक्ट प्रभावित ना हो, ये हमें शंका है।
इसी तरह से हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में एक एम्स हॉस्पिटल बना है, मेडिकल कॉलेज। अब हम तो सिर्फ दिल्ली में एक एम्स सुनते होते थे, 2014 के बाद प्रदेशों में भी एम्स खुलने लगे। और जब हम एम्स के लिए पॉपुलेशन का क्राइटेरिया सुनते हैं तो हिमाचल तो कहीं आता ही नहीं है। 2-2.5 करोड़ आबादी पर एम्स बनता है, हम तो 70-75 लाख पर खड़े हैं। उसके बावजूद एम्स दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश के प्रति लगाव था। जो वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, उसको उन्होंने साबित किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि फिर वो एम्स ने भी प्रयास किए, आदरणीय अनुराग जी ने भी सहयोग दिया, आदरणीय नड्डा जी का भी आशीर्वाद रहा और वो एम्स हमारे बिलासपुर के समीप कोठीपुरा राजपुरा में खुला। वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसमें आप देखेंगे कि 3 सितंबर 2017 को उसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद उसका काम शुरू होता है और 5 अक्टूबर 2022 को उसका उद्घाटन हो जाता है। 1450 करोड़ रुपए खर्च करके 5 साल के अंदर, जिसमें 1.5 साल कोरोना का निकला, इतने बड़े हॉस्पिटल को तैयार करना, ये मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कनेक्टिविटी की आपने बात की, रेलवे लाइन की बात की, स्वास्थ्य की बात की और इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विकास कार्यों का आपने जिक्र किया। व्यवहारिकता के तौर पर आपने तथ्यों के साथ उनकी प्रमाणिकता दी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब आपके व्यक्तिगत राजनीति का जो करियर है उस पर भी फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि आम जनता द्वारा जब चुना हुआ प्रतिनिधि उस मुकाम पे पहुंचता है और आप आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कितनी चुनौतियां उस दौरान रहती है। और चुनौतियों के तौर पर देखें तो एक लंबा अनुभव आपके पास है और कार्य क्षेत्र में लंबा अनुभव है, कार्यकर्ता के तौर पर भी एक लंबा अनुभव है। कार्य क्षेत्र को जानना चाहेंगे। फोकस हमारा ये है, आम जनता से चुने हुए आप हैं, तो वो जो चुनौतियाँ शुरुआती तौर पर रहती है, पक्ष में भी देखी जाए विपक्ष में भी देखी जाए, दोनों ही तरफ आप रहे हैं, उन चुनौतियों से निपटने की जो कार्यशैली है उसमें जो प्रामाणिकता रहती है, वो कैसे आप उसमें अपने आप को देखते हैं? देखिए, आपके इस प्रश्न में 2-3 जो है वो उत्तर बनते हैं जी। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूं। मैं एक आम परिवार से हूं। पिताजी मेरे अध्यापक थे और हमारा परिवार जो है, बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, छोटे एसडीओ रिटायर हुए हैं। तो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि राजनीतिक एम्बिशन था। ये तो हम कॉलेज टाइम में विद्यार्थी परिषद से जुड़े और आदरणीय नड्डा जी जो आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। उनके संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए और विद्यार्थी परिषद में काफ़ी लंबे समय तक हिमाचल में और फिर जम्मू कश्मीर में जाने का मौका मिला। 3 साल मैंने जम्मू कश्मीर में भी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते काम किया और वहाँ से जब मैं वापस आया तो आदरणीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप राजनीति में आए तो अच्छा रहेगा और उन्होंने और हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष धूमल जी थे, इन दोनों ने मिलकर मुझे हिमाचल प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष 1993 में बनाया था और उसके बाद हमने संगठन का ही काम किया। संगठन के काम को आगे बढ़ाने में हम लगे, प्रदेश में युवा मोर्चा का युवाओं के लिए काम किया। फिर मुझे पार्टी ने कहा कि आप इस विधानसभा क्षेत्र में कंसंट्रेट करें, यहाँ हमारे पास उम्मीदवार नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर कंसंट्रेट करना शुरू किया और उन्हीं दिनों हमारे आदरणीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनकर आए और उनके संपर्क में आना हुआ। उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत प्रेरणा मिली। आज जो आप कहते हैं कि मैं तीसरी बार विधायक हूँ और मुझे लगता है जो मंत्र मोदी जी ने मुझे ही नहीं, हिमाचल के कार्यकर्ताओं को दिए थे, वो मंत्र हमने पकड़े, उन मंत्रों पर काम किया कि बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। ये मोदी जी का मंत्र था कि हर बूथ जीतना चाहिए, बाकी विधानसभा लोकसभा की चिंता छोड़ दो। जब बूथ सारे जीत जाएंगे तो विधानसभा भी जीत जाएंगे, लोकसभा भी। तो उनके उस गुरु मंत्र को पकड़कर हमने हर बूथ पर इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को खड़ा किया। मैंने प्राइमरी मेंबरशिप तक खुद जाकर की, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मुझे
जब 2007 में यहाँ से टिकट मिला तो मैं पहली बार मैं भी विधायक बना और इस विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का पहली बार ही विधायक चुनकर आया। तो उसके बाद अगला चुनाव भी जीते। उसके बाद 2017 में नहीं जीत पाया, 2022 में फिर जीता हूँ। मेरे मुकाबले में कांग्रेस के स्टालवर्ड रहते हैं, 3 बार वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इस बार वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, इसलिए कड़ा मुकाबला हमारा रहता है। और कई समीकरण हैं जो राजनीति में देखे जाते हैं, क्षेत्र का, जाति का, वो मेरे अनुकूल भी नहीं है, परंतु जो एक मंत्र मोदी जी ने दिया है मेहनत करने का, जनता से लगातार जुड़े रहने का और बूथ वाइज साइंटिफिक वर्किंग करके चुनाव जीतने का, उस आधार पर मैं समझता हूँ आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि मैं तीसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। और जहाँ तक चुनौतियों की बात है, मुझे दोनों तरह के अनुभव हैं। 2007 में मैं विधायक बना था तो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो सत्ताधारी दल के विधायक के नाते सरकार की योजनाओं को नीचे इम्प्लीमेंट करना, फिर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो उसके लिए प्रदेश सरकार से बजट लेना, पैसा लेना। निश्चित रूप से उस समय हमारे मुख्यमंत्री धूमल जी का आशीर्वाद रहा और हमने इस विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास कराया कि जब 2012 का चुनाव आया तो मैंने एक ही नारा दिया कि मैं 5 साल विधायक रहा, मेरे 5 साल कामों की तुलना मेरे विरोधी, वैसे तो विधायक 4 बार रहे पर 3 बार जो है वो मंत्री रहे, उनके जो मंत्रित्व काल के 15 साल है, उनके 15 साल के कामों से मेरे 5 साल के कामों की तुलना करो। मेरे काम ज़्यादा तो मुझे वोट देना, उनके ज़्यादा तो उनको देना। आप हैरान मानेंगे, मैं उस टाइम भी चुनाव जीता, इसी नारे को लेकर मैं जीता कि हमने 5 साल में इतना ज़्यादा विकास कराया कि लोगों ने हमें दोबारा चुना। पर वो प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन गई तो विपक्ष के विधायक के नाते, और उससे अगली बार 2017 में कुछ पारिवारिक, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, माताजी सीरियस हो गए, साल पहले पिताजी एक्सपायर हो गए, कुछ थोड़ा समय पूरा नहीं दे पाए, तो मात्र 1000 वोटों के अंतर से मैं चुनाव नहीं जीत पाया था। अभी 2022 में फिर जीता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो मोदी जी ने सिखाया है कि जनता से आप जुड़े रहिए, आप चाहे विधायक हैं, नहीं है, विपक्ष में है, सत्ता में है, अगर आप जनता से कट जाएंगे तो आप कहीं कामयाब नहीं होंगे, पहली बात। दूसरा, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो। काम होते भी हैं, नहीं भी होते। हम सत्ताधारी दल में ज़्यादा काम होते, सारे तब भी नहीं होते, 100% तब भी नहीं होते, परंतु जनता को लगना चाहिए हमारे प्रतिनिधि ने ईमानदारी से प्रयास किए तो जनता साथ देती। आप विपक्ष में हैं तो आप विपक्ष के ढंग है, आप सरकार के ध्यान में समस्याएं लाइए, उनको ज्ञापन दीजिए, उसके लिए आंदोलन करिए, उसके लिए लड़िए, तो निश्चित रूप से जनता को लगता है हमारी मांगों को, हमारी समस्याओं को लेकर हमारा प्रतिनिधि गंभीर है, उसके लिए प्रयास कर रहा है, जनता साथ देती है। ये मेरा एक अनुभव है। और बाकी अगर आप पारदर्शिता रखेंगे काम में, ईमानदारी रखेंगे, तो उसका श्रेय भी जनता देती है। जी, तो निश्चित तौर पर समझ आ रहा है। आपने भी बहुत सारी चीज़ों का आंसर दे दिया कि आंसर यही है कि भाग्य का बेशक राजनीति में जो है देखा जाए तो तालमेल रहता है, भाग्य ज़रूर भूमिका निभाता है, लेकिन आपने वही कहा कि जनता के बीच जब आप जुड़े रहेंगे तो वो तालमेल स्पष्टीकरण के तौर पर आता ही रहेगा, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर आप उभर कर आए हैं। और शायद यही वजह है कि जनता चुने हुए नेतृत्व में सही चुनाव भी करती है, जिसका जो बार बार जिक्र लोकसभा चुनाव का हो रहा है, महापर्व का हो रहा है। रणधीर शर्मा जी हमारे साथ हैं, 3 बार के विधायक ये हैं, आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के तौर पर आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो कुछ जनता के मन में चीज़ें रहती हैं वही खंगालने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक वो चीज़ें पहुँचे। कार्यप्रणाली भी जानना चाहेंगे, जहाँ चुनावों का सीज़न आता है, दौर आता है और मैनिफेस्टो भी जारी होते हैं, और वो संजीदगी भी जानना चाहेंगे और सार्थकता भी जानना चाहेंगे कि वो बारीकियां हैं आम जनता के बीच रखी जाती है और व्यवहारिकता में स्पष्टीकरण के तौर पर देखें तो कितनी मजबूती से वो इम्प्लीमेंट हो सकती है
या फिर कुछ ऐसी ऐसी भी मैनिफेस्टो बनते हैं जहाँ पर नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आपसे जानना चाहेंगे तो उसे भी थोड़ा सा स्पष्ट करें, मैनिफेस्टो के तौर पर भी किस तरीके से आम जो जनता है वो अपना चुनाव करती है, और निश्चित तौर पर जो आम जनता है वो काफ़ी सजग है, तो उस दृष्टि से भी जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, चुनाव में कोई भी चुनाव है, विधानसभा का है, लोकसभा का है, जो घोषणा पत्र है उसका तो अपना एक महत्व है। जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो ये वायदे करती है कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। परंतु जो मैंने अनुभव से देखा है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, हमारे नेता हैं, वो वही वायदे करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो अगर सरकार में आ गए तो हो सकते हैं, और काम मैंने देखा उससे भी आगे बढ़ के कर देते हैं। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर, भारतीय जनता पार्टी के वायदों पर विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी लोक लुभावने वायदे कर देती है, ऐसे ऐसे चुनावी घोषणा पत्र में जो है वो वायदे कर देते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर विपक्ष सजग ना हो तो 5 साल बाद लोग भूल भी जाते हैं। अभी अगर हिमाचल की सरकार देखे हमारी, तो इन्होंने ऐसी गारंटियां दे दी हैं जो फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं है हिमाचल में लागू करना, हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। परंतु उन्होंने ओपीएस भी देंगे जी, महिलाओं को 1500 रुपये भी हर महिला को देंगे जी, हर किसान से 100 रुपये किलो दूध भी खरीदें जी, 2 रुपये किलो गोबर भी खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त देंगे। मतलब ऐसे वायदे कर दिए। और एक जगह तो लिख दिया कि बागवान अपनी फलों की कीमत तय करेंगे और सरकार वो कीमत देगी। अब अपनी उनकी सरकार का जब बागवानी मंत्री बना, वो कहता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उनकी चुनावी गारंटी, और अभी तक ले दे के ओपीएस पर निर्णय लिया है, उससे लाभ बहुत ज़्यादा लोगों को अभी तक नहीं मिला है। परंतु हमारी पार्टी में हमने देखा जो बोलना है, जो लिखना है वो किया जाता है, और उससे भी बढ़कर कर देते हैं। हमने देखा मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई, कहीं चुनावी घोषणा पत्र में कहा भी नहीं था। उज्ज्वला योजना चलाई, मुफ्त में गैस कनेक्शन लोगों को दिए, कोई वायदा थोड़ी था। किसान सम्मान निधि का तो कहीं जिक्र तक नहीं था। मतलब इतनी योजनाएं देश के आम गरीब लोगों के लिए चलाई हैं जिनका कोई घोषणा पत्र में जिक्र नहीं था। इसलिए मोदी जी का ये कहना है कि बोलो कम करो ज़्यादा। इसलिए घोषणा पत्र में सिर्फ जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं और जो आपको लगता है कि कोई भी परिस्थिति रहेगी सरकार में आने पर हम कर देंगे, उसको लिखो। बाकी जब आओगे तो करोगे तो जनता को पता लगेगा ही। तो ये अंतर है, और इसलिए मुझे आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर जनता विश्वास करती है, और कांग्रेस की तो गारंटियों पर भी अब जनता को विश्वास नहीं रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, लंबा राजनीतिक अनुभव तो है ही है, लेकिन इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे वो जो परिवर्तन राजनीति में आ रहे हैं, इन बदलावों को आप कैसे देखते हैं? जो युवा है राजनीति में आना तो चाहता है, लेकिन ये जो परिवर्तन है इसके साथ कैसे वो तालमेल बिठाएगा, और जो चुनौतीपूर्ण भी है, और वर्तमान परिस्थिति को कैसे आप आंकते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अब परिस्थितियां बदली हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज मोबाइल कुछ है, आज सोशल मीडिया से भी राजनीति होती है। अब इस पक्ष में हमारी पीढ़ी के लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, हमें उसके लिए सहायक रखने पड़ते हैं, हमें उसके लिए दूसरों की मदद लेके कुछ सीख के करना पड़ता है। परंतु जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो तो मोबाइल मेंटलिटी के ही हैं, वो तो इस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अपडेट है। इसलिए जो नई चुनौती हमारे लिए है वो उनके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है। दूसरी बात ये है, मुझे लगता है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वो अभी भी सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर जनता से हम कनेक्ट रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। अभी भी हमें गांव के अंदर जाना पड़ेगा, जनता से कांटेक्ट रखना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को यथार्थ रूप में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैदल भी जाना पड़ता है, सफ़र भी ज़्यादा करना पड़ता है। नए युवा थोड़ा मेहनत कम करते हैं, इसलिए ये चुनौती उनके सामने है
कि भाई वो मेहनत करें, और जो युवा मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी, इसका कोई विकल्प नहीं है। एक तो मेहनत, दूसरा पारदर्शिता, ईमानदारी, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत नहीं करेंगे तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जनता से जुड़ा रहना पड़ेगा। ईमानदारी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी तो आप लंबे समय तक राजनीति करेंगे। अगर आप राजनीति को धंधा समझ कर आएंगे और यहाँ आकर इसको प्रोफेशनली यूज़ करेंगे अपने लिए संपत्ति बनाने का, तो जनता ज़्यादा दिन मौका नहीं देती। सेवा भाव से हम इसमें लगेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो बहुत ही सुनहरा भविष्य रहता है। ठीक है, चुनाव की जीत हार कई बार किस्मत में भी होती है, परंतु भगवान भी कहते हैं उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए मेहनत और सेवा भाव से, ईमानदारी से काम करें तो सफलता मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर चुनावों के गलियारों से आज हमने कोशिश की कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के तौर पर जो विधायक मौजूद है उनसे बात की जाए, और कुछ बारीकियां जो है वो इस कार्यक्रम के ज़रिए जनता तक पहुंची जाए। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब भी रहे होंगे। और हमारे जो विधायक नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से जो पहुँचे हैं, रणधीर शर्मा जी, इनका कार्यक्रम में पहुँचने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में आप शामिल हुए और बारीकियों से आप ने जनता को रूबरू करवाया, और किससे छोटी छोटी बातें जो थी और बहुत बारीकियों को हमने भी समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।